स्वागत है बच्चों आप सबका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आज हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की एनोमलस बिहेवियर या विवादित व्यवहार क्या है। सबसे पहला है नाइट्रोजन has highest bond enthalpy in the group। अपने ग्रुप में नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है 941.4 किलोजूल पर मोल। नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 2, नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली p pi bonding p pi bond with itself and other member like carbon and oxygen having स्मॉल साइज। जिन एटम्स का साइज स्मॉल होता है उनके साथ ये पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। नेक्स्ट 3, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 15 फॉर्म्स और शो पेंटावैलेंसी। ये सारे एलिमेंट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ पेंटावैलेंसी शो करते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है वो आपका मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है 4। नाइट्रोजन shows maximum valency of 4। इन सब के पीछे क्या कारण है तो देख लेते हैं इसके पीछे क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है रीजन क्या होते हैं इसके, तो इसका पहला रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा है हाई पोलराइजिंग पावर। अगर इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे हाई है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। नंबर 3, स्मॉलेस्ट साइज। इसका साइज सबसे छोटा है और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है 4, हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा है। और नंबर 5 इसका रीजन क्या है, नंबर 5th रीजन है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी सबशेल बोल सकते हैं, डी सबशेल। जो आपका नाइट्रोजन है उसमें डी सबशेल नहीं होती है, जिसकी वजह से विवादित व्यवहार करता है ये। आइए देखते हैं अब रिएक्टिविटी। नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्राइड्स। नंबर 1, हाइड्राइड। अगर हाइड्राइड की बात करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स सारे के सारे हाइड्राइड बनाते हैं। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स। फॉर्मूला क्या होता है हाइड्राइड्स का, EH3।
ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं ये EH3 फॉर्मूले वाले हाइड्राइड बनाते हैं, जहाँ पर E क्या है, E है आपका NPAS SB एंड BI। अब हम बात करते हैं कि जो हाइड्राइड्स बनते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, तो इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो सारे हाइड्राइड्स होते हैं इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हम देख लेते हैं नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। हम क्या करेंगे, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एस सबशेल, कौन सा 2s, और ये हो गया हमारा 2p। एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन दोज ऑर्बिटल्स विच आर ऑफ इक्वल एनर्जी और नियरली इक्वल एनर्जी मिक्स टुगेदर टू गिव राइज द मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी लेवल। क्या होता है, यहाँ पर जो सेम एनर्जी लेवल की या नियरली सेम एनर्जी लेवल की जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है और मिक्स होने के बाद वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं जिनकी एनर्जी एकदम बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक s और ये 3p ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, हाइब्रिडाइज होती हैं और 4 मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं। सबसे पहले ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरी ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरी ये और चौथी ये। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं जिनमें जो 3 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो हुन्स रूल से, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ-बाउ के रूल से ही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अनपेयर्ड होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, बॉन्ड बन जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन शेयर करता है, बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर मिक्सिंग कितनी ऑर्बिटल्स की हुई है, 1 2 3 4 मीन्स 1s और 3p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ये इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन वास्तव में होता क्या है, होता ये है कि जो VSEPR थ्योरी है, VSEPR थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो कहती है कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं तो वहाँ पर जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन का, वो प्रॉपर बॉन्ड एंगल नहीं आ पाता है। उसमें क्या हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, एरर आ जाती है। ये होते हैं हमारे लोन पेयर। ये क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में बनता है इन हाइड्राइड्स का, कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है इनका, स्ट्रक्चर होता है पायरामिडल। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पायरामिडल। जो पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसमें आपका जो एलिमेंट है लाइक नाइट्रोजन है वो ऐसे होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर ऊपर होगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर और ये जो है आपका, ये यहाँ से इससे जुड़ता है, ये यहाँ, ये यहाँ। तो यहाँ पर जो है एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो बनके तैयार हो जाता है। पिरामिड जो स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107.8 डिग्री। अमोनिया में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 107.8 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। हम बात कर लेते हैं सारे हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल की।
अब हम बात करेंगे सारे हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल की। तो यहाँ पर हमारे पास है NH3, फिर हमारे पास है PH3, फिर हमारे पास है ASH3, उसके बाद हमारे पास है SBH3। यहाँ पर जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107.8 डिग्री। जो PH3 होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 93.6 डिग्री। आर्सेनिक का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 91.8 डिग्री। और जो एंटीमनी का हाइड्राइड है इसका बॉन्ड एंगल होता है 91.3 डिग्री। जो हाइड्राइड के बॉन्ड एंगल हैं वो लगातार एक रेगुलर ऑर्डर में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के डिक्रीज होने का रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज जो है वो बॉन्ड एंगल को कैसे अफेक्ट करता है वो देख लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे छोटा होता है एटम। अगर नाइट्रोजन जो है सबसे छोटा एटम होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। एटॉमिक साइज छोटा होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसके जो बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनते हैं, ये क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा। रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से क्या करता है, ये हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। जब इन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, कम होती है। जब बॉन्ड लेंथ कम होती है तो जो हमारे बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अभी तक जब तक ये बॉन्ड एंगल बड़ी थी तब तक क्या था, ये सारे सारे एटम कंपेरेबली थोड़ा ज़्यादा दूर थे। लेकिन जब नाइट्रोजन ने इनको क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया है, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई है छोटी, और जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। इस तरह से इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम नाइट्रोजन से फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी की तरफ बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन। और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने की वजह से इनके जो बॉन्ड एंगल हैं वो घट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन लगता है। तो क्या होता है, जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, इनको कंप्रेस कर देता है, और ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कंप्रेस होके इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है। तो हमने देखा कि जो हाइड्राइड होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देख लेते हैं कि हाइड्राइड जो है उनके अंदर बेसिक करेक्टर पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, और बेसिक करेक्टर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन है, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है और फॉस्फीन है, आर्साइन है, स्टिबाइन है, बिस्मुथाइन है, इन सारे कंपाउंड्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इनकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होता है। तो सभी के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, सबके पास एक लोन पेयर है। क्या होता है कि अगर हम बेसिक करेक्टर की हम बात करें तो इनके बेसिक करेक्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे लिवाइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से। लिवाइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहता है, लिवाइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर आर Lewis bases and electron lone pair acceptor are Lewis acids। तो लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा वही डोनेट करेगा। हम देखते हैं यहाँ सबके पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये क्या है, बेसिक करेक्टर शो करते हैं। लेकिन कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है, कौन सा कम है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो NH3 है,
NH3 इज हाईली और हाईएस्ट बेसिक इन नेचर। जो अमोनिया है, अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है। रीज़न क्या है? इसके पास एक लोन पेयर है और इसका साइज जो है वो सबसे छोटा है। जो NH3 है इसका साइज क्या है? सबसे छोटा है। और सबसे छोटा होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो नाइट्रोजन स्टेबलाइज होगा अगर ये इस लोन पेयर को इन बॉन्ड पेयर से दूर कर ले जाए। कैसे दूर होगा? अगर कहीं से इसको एक H+ मिल जाता है, H+ अगर इसको मिल जाता है तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा। अब जब ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए ये नाइट्रोजन स्टेबलाइज होने के लिए लोन पेयर को जल्दी डोनेट कर देता है और जो कंपाउंड लोन पेयर को जल्दी जो डोनेट करेगा वो सबसे अच्छा बेस होगा। कोई भी कंपाउंड जितनी जल्दी लोन पेयर को डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। अब फास्फोरस की अगर हम बात करें या फॉस्फाइन की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी ज़्यादा है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है। अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो यहाँ पर क्या होता है? जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में और ज़्यादा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और कम है। तो इसका मतलब ये है कि आर्सेनिक इज स्टेबलाइज्ड इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन तो ये देगा क्योंकि बेस है, क्योंकि लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इन दोनों कंपाउंड के कंपैरिजन में देर से देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये इन दोनों के कंपैरिजन में वीक बेस है। आगे बात करते हैं एंटीमनी और बिस्मथ की। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये भी क्या है? ये भी नाइट्रोजन या अमोनिया या फॉस्फाइन के कंपैरिजन में वीक बेस हैं। अब देखते हैं हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी एंड इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर को। थर्मल स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना इफेक्टिव ओवरलैप हुआ है सेंट्रल एटम और बॉन्डिंग एटम्स के बीच में। जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन क्या है? बॉन्डिंग एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के एटम और नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में कितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुआ है, बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, उसी के बेस पर हम क्या करेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा थर्मली। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है या इसका जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो है 389। जो फॉस्फाइन है इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो है 322। आर्साइन की है 297 और स्टीबाइन की है 255। किसमें है? किलोजूल पर मोल। मीन्स अगर आप अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिसोसिएट करते हो थर्मली तो कितनी हीट लगती है? 389 किलोजूल पर मोल। फॉस्फाइन के एक मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करते हो तो 322 किलोजूल पर मोल। आर्साइन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो तो 297 किलोजूल पर मोल। और अगर स्टीबाइन मॉलिक्यूल को आप कंप्लीटली ब्रेक करते हो मीन्स SbHH इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो कितनी एनर्जी लगी? 255 किलोजूल पर मोल लगी। तो बच्चों जिस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर अमोनिया जो है वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कंपाउंड कितनी जल्दी हाइड्रोजन देता है। आपको पता है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई कंपाउंड जितनी जल्दी हाइड्रोजन को गेन करेगा तो वो उतनी जल्दी रिड्यूस होगा। अब हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? उसको हाइड्रोजन देने वाला भी चाहिए।
तो ये जो आपके हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन सोर्स का काम करते हैं। तो ये हाइड्राइड जितनी जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, कोई दूसरा कंपाउंड उतनी ही जल्दी हाइड्रोजन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा कंपाउंड सबसे जल्दी हाइड्रोजन देगा, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी वो क्या करेगा, सबसे जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, क्योंकि उसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो आपका स्टिबाइन है ये क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो अमोनिया की तरफ घटती है। तो अगर हम ऑर्डर में इनको अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे पहले हम सबसे कम वाले को, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाले को, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले को, और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा वाले को रखेंगे। तो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका, अमोनिया। तो हम यहाँ पर रखेंगे NH3, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद फिर PH3, फिर उसके बाद ASH3, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे SBH3, क्योंकि जो आपका स्टिबाइन है इसकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है या रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे जल्दी हाइड्रोजन देता है। तो ये हो गया बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। आइए अब बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आप ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है अमोनिया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 238.5 केल्विन। फॉस्फाइन का बॉइलिंग पॉइंट है 185.5 केल्विन। आर्साइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 210.6 केल्विन। स्टिबाइन का बॉइलिंग पॉइंट है 254.6 केल्विन, और बिस्मुथाइन का बॉइलिंग पॉइंट है 290 केल्विन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेगुलरली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, फॉस्फीन से लेके बिस्मुथाइन तक बढ़ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है अमोनिया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले क्या है, हाईएस्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट वो फॉस्फाइन से ज़्यादा है, क्योंकि इसका तो बॉइलिंग पॉइंट जो है फॉस्फीन से कम होना चाहिए था, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो रीज़न क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स है उसको हम 2 पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा है वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इन सारे कंपाउंड्स में आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रखता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन और एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, इन एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है या अमोनिया है ये क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। कैसे शो करता है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका अमोनिया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अगले अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद ये जो हाइड्रोजन दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल का है वो क्या करेगा, अगले अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये हो गई। उसके बाद ये जो अगले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, वो अगले अमोनिया के मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है। अब हम बात करते हैं कि पहले जो है बॉइलिंग पॉइंट घटता है, उसके बाद फिर से इंक्रीज होता है। रीज़न क्या है, अब यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों जब एटॉमिक साइज बढ़ता है
तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि जो फॉस्फीन है या फास्फोरस है, इसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, आर्सेनिक से कम है। आर्सेनिक का एटॉमिक साइज एंटीमनी और बिस्मथ से कम है, और एंटीमनी का जो एटॉमिक साइज है वो बिस्मथ से कम है। तो फॉस्फीन से लेकर बिस्मुथाइन तक क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वंडरवाल फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस वजह से यहाँ फॉस्फीन से लेके बिस्मुथाइन तक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है। लेकिन जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो ज़्यादा है। रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ग्रुप 15 के सारे हाइड्राइड्स में नाइट्रोजन से फॉस्फीन तक बॉइलिंग पॉइंट घटता है और उसके बाद फिर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या कारण है, तो उसका कारण क्या होगा, उसका कारण होगा कि जो अमोनिया है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बात करते हैं ऑक्साइड्स की। बच्चों, ऑक्साइड्स जो होते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट जो हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं। और जो ऑक्साइड बनते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E2O3 एंड E2O5। ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। हम देख लेते हैं इनके जो है ऑक्साइड्स का टाइप। जैसे आपका N2O3, P2O3, AS2O3, SbO3 एंड BiO3। यहाँ पर आपको पता है कि जो एलिमेंट ऊपर हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं क्या हो जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो आपके नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड और आर्सेनिक का ऑक्साइड्स है, ये क्या है, एसिडिक है। इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक है। जो एंटीमनी का ऑक्साइड है ये आपका एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मीन्स इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। और जो बिस्मथ का ऑक्साइड है ये क्या है, ये बेसिक है, बेसिक है। अब इनके जो पेंटा ऑक्साइड्स हैं, इनके अंदर क्या होती है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। तो देखने वाली बात ये है बच्चों, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, when the oxidation state increase in compounds, when the oxidation state increase in compound, the acidic character also increase। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ते जाते हैं। तो इन कंपाउंड्स के जो पेंटा ऑक्साइड्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पेंटा ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक देन ट्राईऑक्साइड। चलो नेक्स्ट देखते हैं हैलाइड्स। तो ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड। दे फॉर्म टू टाइप ऑफ हैलाइड। These are trihalide and पेंटाहेलाइड। इन ट्राईहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड में जो नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोराइड। जो NF3 है ये एक स्टेबल नाइट्रोजन फ्लोराइड होता है, और NCl3, Ni3, NBr3 ये क्या है, अनस्टेबल हैं। बाकी इनमें जो आपका BiF3 है, जो BiF3 है ये क्या करता है,
इसका नेचर आयनिक है। BiF3 इज आयनिक। इसके अलावा जो BiCl3 है वो कोवेलेंट Br3 कोवेलेंट BiI3 भी आपका कोवेलेंट है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये सारे हैलाइड के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो फास्फोरस हैलाइड, सारे हैलाइड चाहे फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे आयोडाइड हो या ब्रोमाइड हो, सारे क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। आर्सेनिक हैलाइड एंड Sp एंटीमनी हैलाइड आर कोवेलेंट। सब क्या है? सारे सारे कोवेलेंट हैं। ये जो कंपाउंड हैं ये क्या करते हैं? पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस की। तो ये सारे कंपाउंड क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। these all halide get hydrolyzed but Sb antimony and bismuth show partial hydrolysis शो करते हैं। जैसे PCl3 plus 3H2O gives H3PO3, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, 3HCl। इसके बाद आपका AsCl3 plus 3H2O gives H3AsO3 plus 3HCl। SbCl3 इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है SbOCl plus 2HCl फिर है BiCl3 प्लस H2O BiOCl प्लस 2HCl। इसको बोलते हैं बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड। और ये क्या होगा? ये होगा आपका एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड। ये हो गई हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। इनके बच्चे जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं ये कंपाउंड क्या करते हैं? पेंटा हैलाइड्स भी बनाते हैं। लेकिन इन सारे कंपाउंड्स में जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर पेंटा हैलाइड। ये पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता है बिकॉज डी ऑर्बिटल एब्सेंट होती है, बिकॉज डी ऑर्बिटल नहीं होती